स्टूडेंट, आप सभी के एपी स्टडी कॉमर्स एंड इंग्लिश गुरुजी चैनल में स्वागत है। आज हम एकाकी व्यापार के अंतिम खातों का निर्माण क्रियात्मक प्रश्न क्रमांक 3 को हल करने वाले हैं। इसमें हम देखेंगे कि इस प्रकार से अंतिम खाते तैयार करना है। तो टॉपिक टू टॉपिक हम चलते जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को हल किया हुआ है। प्ले लिस्ट में आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्या क्या दिया हुआ है। निम्नलिखित तलपट से 31 मार्च 2001 को अंतिम खाते तैयार कीजिए। प्रारंभिक रहतिया दिया हुआ है। प्रारंभिक रहतिया 4000 रुपये। क्रय दिया हुआ है 12000 रुपये। फर्नीचर दिया हुआ है 3000 रुपये। तो हमको सबसे पहले तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है कि कौन सा जो मद है वो किस खाते में जाएगा। तो सबसे पहले प्रारंभिक रहतिया की चर्चा करते हैं। प्रारंभिक रहतिया आपका जाता है व्यापार खाते के प्रारंभ में। व्यापार खाते जैसे ही बनाते हैं तो उसके शुरुआत में हमको क्या करना पड़ता है, प्रारंभिक रहतिया लिखना पड़ता है। फिर उसके बाद क्रय लिखेंगे, फिर माइनस क्रय वापसी। क्रय वापसी है तो उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर प्रारंभिक रहतिया व्यापार खाते में जाएगा, विकलन पक्ष में जाएगा, क्रय विकलन पक्ष में जाएगा। फर्नीचर जो है चिट्ठे में लिखेंगे। चिट्ठे में लिखना है हमको। बीमा व्यय जो है लाभ हानि खाते के विकलन पक्ष में जाएगा। बीमा व्यय लाभ हानि खाते के विकलन पक्ष में। चिट्ठा में जो है फर्नीचर जो है संपत्ति पक्ष की ओर लिखते हैं। ठीक है, रोकड़ हस्ते मतलब हाथ में रोकड़ 4000 रुपये चिट्ठे में लिखाएगा संपत्ति पक्ष की ओर। मजदूरी जो है यह जो है मजदूरी व्यापार खाते में लिखाएगा विकलन पक्ष की ओर। ठीक है, वेतन लाभ हानि खाते का है, लाभ हानि खाते का पार्ट है ये, तो वेतन को हम लाभ हानि खाते के विकलन पक्ष में लिखेंगे। विज्ञापन लाभ हानि खाते के विकलन पक्ष में लिखाएगा। अशोध्य ऋण का मतलब होता है डूबत ऋण। ऐसा ऋण जो नहीं मिला उसको बोलते हैं अशोध्य ऋण या डूबत ऋण भी कहा जाता है, बैड डेब्ट। तो ये 200 रुपये है। ठीक है, इसको भी लाभ हानि खाते में लिखेंगे। और अगर समायोजन होगा तो समायोजन के बारे में भी आयोजन होगा तो आयोजन को भी करना पड़ेगा। ठीक है, यंत्र 8000 रुपये का है। ये जो है चिट्ठे के अंतर्गत लिखाएगा ये संपत्ति पक्ष में। यंत्र हो गया। हाँ, अधमर्ण मतलब होता है देनदार, डेप्टर। इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं, डेप्टर, देनदार। अधमर्ण कितना, 10200। आपको कैसे याद रखना है अधमर्ण को, तो एक सामान्य सा अगर याद करने की दृष्टि से कहा जाए तो अधमर्ण देनदार कौन होता है, तो देनदार वह व्यक्ति होता है जो व्यापार में जिससे पैसा हमको मिलता है। तो व्यक्ति देनदार हमेशा देने वाला होता है, ऐसे ही आपको याद रखना है। देनदार से हमको पैसा मिलता है। अगर हम व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में देनदार हमको पैसा लौटाता है, देता है, तो वो व्यक्ति देता है इसलिए वो देनदार हो गया। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये होता है कि अधमर्ण और उत्तमर्ण 2 शब्द आ जाते हैं। तो उत्तमर्ण मतलब लेनदार होता है, अधमर्ण मतलब देनदार होता है। तो देनदार आधा मरा हुआ ऐसा समझिए, अधमर्ण मतलब आधा मरा हुआ। आधा मरा हुआ इसलिए मैं बोल रहा हूँ, याद करने के लिए आपको समझा रहा हूँ कि अधमर्ण आधा मरा हुआ। तो ऐसा व्यक्ति जो पैसा देगा किसी को, जिसका कर्ज के ऊपर कर्ज है, उसको हमेशा पेमेंट करना है, ऐसा व्यक्ति देनदार है। और वही व्यक्ति क्या है, एक प्रकार से देखेंगे तो हमेशा जो है पैसे के लिए वो पेमेंट कर रहा है, ऐसा आपको समझना है। अधमर्ण ऐसा याद रखना। ठीक, आधा मरा हुआ व्यक्ति कौन होता है, देनदार होता है, ऐसा आपको याद रखना। ठीक है, फिर उसके बाद है आहरण केवल याद करने की दृष्टि से समझा रहा हूँ अधमर्ण को, देनदार। ठीक है, आहरण मतलब ड्राइंग कितना, 1000 रुपये का। आहरण को हम जो है क्या करेंगे, पूंजी में से माइनस करेंगे। ठीक है, भवन जो है ये संपत्ति पक्ष में जाएगा। संपत्ति पक्ष मतलब चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में लिखेंगे इसको। पूंजी चिट्ठे के दायित्व पक्ष में लिखाएगा। और इसी में अगर शुद्ध लाभ है तो जोड़ेंगे और शुद्ध हानि है तो घटाएंगे। पूंजी पर ब्याज है तो उसको जोड़ेंगे। ठीक है, इसको विशेष ध्यान रखिएगा। उत्तमर्ण 8000 रुपये। ये उत्तमर्ण अभी चर्चा कर रहे थे, ये उत्तमर्ण मतलब होता है क्रेडिटर मतलब लेनदार। उत्तमर्ण, ये उत्तमर्ण इसलिए कि उत्तमर्ण कहने का मतलब यही है कि ये जो है पाने वाला है। लेनदार हमेशा क्या करता है, पाता है। लेनदार वह व्यक्ति होता है जिसको हम क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं। हमसे जो लेगा
वो हमारा क्या हो गया, लेनदार हो गया। हमको जो देगा वो हमारा क्या हो गया, देनदार हो गया। देगा मतलब देनदार, हमको मतलब अपने को समझना है कि हमको मतलब व्यापार में जो भी व्यक्ति पैसा देता है वह क्या हो गया, देनदार हो गया। और जो भी व्यक्ति व्यापार से पैसा लेता है, ठीक है, हमने किसी का उधारी लिया और उसको पैसा हमको देना है, तो हमारा क्या हो गया, लेनदार हो गया। ऐसे ही आपको याद रखो, ठीक है। विक्रय जो है कितना है, 17,000 रुपये। तो विक्रय हमारा किस में जाएगा, व्यापार खाते के अंतर्गत जाएगा। व्यापार खाते में समाकलन पक्ष की ओर लिखेंगे और वापसी माइनस होगा तो वापसी को माइनस कर देंगे, विक्रय वापसी को। देय पत्र हमारे संपत्ति पक्ष चिट्ठे के दायित्व पक्ष में जाएगा। देय पत्र ऋण दायित्व पक्ष में जाएगा। कमीशन जो है लाभ हानि खाते में जाएगा, लाभ हानि खाते के समाकलन पक्ष में। बैंक खाता ये चिट्ठे में जाएगा, चिट्ठे के संपत्ति पक्ष की ओर जाएगा, ठीक है। तो इन सब पॉइंट को पॉइंट टू पॉइंट आपको समझेंगे तो आपको क्वेश्चन को बनाने में आसानी होगी, ठीक है। फिर उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर समायोजन। अंतिम स्कंद कितना, 8,000। ये अंतिम स्कंद को 2 बार लिखेंगे, एक तो चिट्ठे में भी लिखेंगे और दूसरा व्यापार खाते में समाकलन पक्ष की ओर लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद है बीमा व्यय में 300 रुपये व्यापार के स्वामी की जीवन बीमा पॉलिसी की किस्त के सम्मिलित है। बीमा व्यय में 300 रुपया व्यापार के स्वामी की जीवन बीमा पॉलिसी की किस्त सम्मिलित है। कहने का तात्पर्य है कि ये जो बीमा व्यय 300 रुपये का है, ये जो है व्यापार के स्वामी का है। स्वामी का जीवन बीमा पॉलिसी कितने का है, 300 रुपये। बीमा व्यय यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है, ये बीमा व्यय 1300 रुपये दिया। इसमें 1300 में ये 300 रुपया जो है व्यापार का नहीं है, किसका है, व्यापार के स्वामी का है। तो आप जानते हैं कि व्यापार और व्यापार के स्वामी दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। व्यापार और व्यापार के स्वामी को अलग अलग माना जाता है, ठीक है। तो व्यापार का स्वामी अगर कुछ खर्च कर रहा है, अपने निजी खर्च है, तो उसको हम व्यापार का खर्च नहीं मानेंगे, उसको अलग करना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो इतनी राशि को हम बीमा व्यय में से माइनस कर देंगे 300 रुपये को, ठीक है, जब समायोजन में जाएंगे तो। और साथ में पूंजी में से भी उतना राशि कम करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे हम आहरण करते हैं तो आहरण की राशि को चिट्ठा में पूंजी में से घटा करके दिखाते हैं, ठीक है, पूंजी में से घटा करके दिखाते हैं। उसी प्रकार हम यहाँ पर भी इस 300 रुपये को क्या करेंगे, 300 रुपये को माइनस करेंगे, क्योंकि उतनी राशि जो है व्यापारी ने अपने पूंजी में से क्या कर दिया, निकाल लिया, ऐसा माना जाता है, ठीक है। इसको हम बनाएंगे, क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा सारा चीज़। उसके बाद है 1 अक्टूबर 2001 को एक यंत्र 2000 रुपये में उधार खरीदा। यहाँ पर क्या हो रहा है, उधार खरीद रहे हैं। तो उधार खरीद रहे हैं मतलब यहाँ पर 2000 रुपये हमारा उधार है, तो ये लेनदार एक प्रकार का क्या हो गया, लेनदार, क्योंकि उधार खरीदे तो उसको तो पैसा देना पड़ेगा, तो जिसको भी हम पैसा देंगे वो हमारा लेनदार हो गया। तो इसलिए इसको 2000 रुपये का लेनदार क्रिएट हो रहा है। तो लेनदार जब चिट्ठे में लिखेंगे तो चिट्ठे में जो है उत्तमण करके यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी उत्तमण में 8000 के साथ जोड़ देंगे दायित्व पक्ष की ओर। तो 8 और 2 10,000 रुपये का टोटल जो है उत्तमण हो जाएगा। उत्तमण मतलब लेनदार हो जाएंगे, जिसका लेखा पुस्तकों में नहीं किया गया। तो नहीं किया गया तो उसको तो लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद पूंजी पर 5% ब्याज लगाना है। तो पूंजी पर जब ब्याज लगाएंगे तो पूंजी पर ब्याज का लेखा हमको किस में करना है, चिट्ठे में करना है, पूंजी पक्ष की ओर। पूंजी पक्ष कहाँ, मतलब चिट्ठे के दायित्व पक्ष में हम पूंजी में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे इस 5% ब्याज को। पूंजी से निकाल कर, पूंजी की राशि है उसी में 5% ब्याज निकालेंगे, 30,000 का 5% निकाल करके हम उसमें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। और यंत्र पर 10% वार्षिक दर से ह्रास लगाइए। साथ में एक चीज़ और आपको ध्यान देना है कि इस पूंजी पर ब्याज जो लगा रहे हैं ये तो चिट्ठे में लिखेंगे, चिट्ठे के दायित्व पक्ष में पूंजी में से जोड़कर, साथ में इसको लाभ हानि खाते में भी हमको लिखना पड़ेगा, क्योंकि समायोजन की जितने भी मदें हैं इसको 2 बार एंट्री करना है। एक तो चिट्ठे में होगा ही होगा, साथ में या तो व्यापार खाता में होगा या फिर लाभ हानि खाते में होगा। तो इसको विशेष ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। उसके बाद यंत्र पर 10% वार्षिक दर से ह्रास लगाइए। तो ये भी यंत्र पर ह्रास मतलब मशीन पर ह्रास हो गया, तो मशीन पर ह्रास या यंत्र पर ह्रास करके लाभ हानि खाते में लिखेंगे विकलन पक्ष में, और साथ में चिट्ठे में संबंधित यंत्र में से उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे उतनी राशि को, ठीक है। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ह्रास जो लगेगा वो 2 प्रकार से लगेगा। एक तो ये यंत्र हमने खरीद रहे हैं कितना, 2000 का,
कब खरीद रहे हैं? 1 अक्टूबर 2006 को। तो अक्टूबर से आपको काउंट करना है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो मार्च तक का यहाँ पर हम क्या बना रहे हैं? 31 मार्च के डेट में बना रहे हैं, तो 6 माह हो रहा है। तो 6 महीना का ह्रास जो है 2000 रुपये के ऊपर हम काउंट करेंगे। और एक और यंत्र है जो कि 8000 रुपये का है, तो इस 8000 रुपये पर पूरे साल का ह्रास लगेगा। 10% के हिसाब से लगाएंगे तो 800 रुपये होगा, और उस 2000 पर 10% के हिसाब से लगाएंगे तो 200। लेकिन 6 महीना उपयोग किए हैं इसलिए 100 रुपये लगेगा। उसका आधा, 200 का आधा कितना हो गया? 100 रुपया। तो 8 1 900 रुपये का क्या हो जाएगा? ह्रास लगेगा। अब क्वेश्चन को हम हल करते जाते हैं और समझते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न जो है बनेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने लिखा है कि व्यापार एवं लाभ हानि खाता 31 मार्च 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए। अब सबसे पहले हमने व्यापार खाते का प्रारूप तो पहले ही पढ़ चुके हैं हम 14 नंबर के चैप्टर में, और इसके पहले इसमें 15 नंबर का जो समायोजन का चैप्टर है साथ में, उसके बाद 16वां का फर्स्ट जो पार्ट है उसमें मैंने सबको क्लियर कर दिया है। अगर नहीं देखे हैं उस वीडियो को आप जा करके जो है प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्रारंभिक स्कंद, सबसे पहले व्यापार खाते में हम प्रारंभिक स्कंद लिखते हैं। कितना है प्रारंभिक स्कंद? 4000 रुपये का। प्रारंभिक स्कंद कितने का है? 4000 रुपये का। ये प्रारंभिक स्कंद कहाँ से आया? तो प्रारंभिक स्कंद यहाँ पर देखिए 4000 रुपये यहाँ पर से ले लिए हम, और क्रय जो है 12000 रुपये का यहाँ से लिए क्रय। और वापसी है क्या कहीं पर? क्रय वापसी नहीं दिया हुआ है, तो हम जो है सीधा क्रय को लिख देंगे 12000 रुपये। तो यहाँ पर हमने प्रारंभिक स्कंद 4000 लिख दिया, क्रय लिखा 12000, वापसी माइनस करके मतलब वापसी लिखे हैं माइनस करके, तो यहाँ पर कुछ नहीं है, तो 12000 में माइनस कुछ नहीं जाएगा तो कितना बचेगा? 12000 ही बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आपको समझाने के लिए यहाँ पे वापसी शब्द का उपयोग किया है। अब जबकि यहाँ पर केवल क्रय ही दिया है, तो आप डायरेक्ट क्रय करके यहाँ पर 12000 रुपये लिख सकते हैं। वापसी रहता है तो घटा करके फिर अंतर की राशि को यहाँ पर लिखा जाता है। ठीक है, विशेष ध्यान रखिएगा। अब इस पक्ष में और कौन सी मद आएगी? तो प्रत्यक्ष व्यय। प्रत्यक्ष व्यय में एक प्रश्न में केवल एक ही चीज दिया है, मजदूरी, जो कि कितना है? 3000 रुपये है, तो इस 3000 रुपये को हम यहाँ पे लिख देंगे, और कोई अन्य प्रत्यक्ष व्यय नहीं। और जितने भी व्यय हैं वो अप्रत्यक्ष व्यय के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, बीमा व्यय, वेतन, कमीशन, ये सारे क्या हैं? अप्रत्यक्ष हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए विवरण। विवरण इधर इस पक्ष का, समाकलन पक्ष का देखते जाइए। विक्रय। विक्रय कितना है? 17000 रुपये। विक्रय कितना है? 17000 रुपये। वापसी नहीं है एक भी, इसलिए हमने यहाँ पर भी इसी प्रकार समझाने के लिए यहाँ पर भी किया है। तो यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा? 17000 हो गया। और अंतिम स्कंद को हमने यहाँ पर से चर्चा किया था कि इसको व्यापार खाते में भी लिखना है और चिट्ठे में भी लिखना है। तो अंतिम स्कंद ये 8000 रुपये हमारा व्यापार खाते में लिख दिए, यहाँ पर हमने क्या कर दिया? लिख दिया। तो इस प्रकार से इधर का जो पक्ष है समाकलन पक्ष, वो भी क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। यहाँ पर ऊपर में मैंने डी आर लिखना भूल गया है, और सी आर मतलब डेबिट और क्रेडिट, दो पक्ष होते हैं डेबिट और क्रेडिट, तो आप लिख लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब इन दोनों को जोड़ दिए तो कितना हो गया? 25000 रुपये। ठीक है, 17,000 और 8,000 25,000, और इधर को हम जोड़ रहे हैं तो 12 4 16 17 18 19,000। 19,000 तो 25,000 में 19,000 माइनस करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 6,000 आ जाएगा। 19 के बाद 20 21 22 23 24 25, तो 25,000 रुपये जो है इधर का है, लेकिन इधर का जो योग है यहाँ से लेकर यहाँ तक का योग कितना हो रहा है? 19,000। तो 25,000 में 19,000 माइनस किए तो जो अंतर की राशि आई वो 6,000 रुपये आई, जिसको हमने इस पक्ष में लिख दिया। क्या लिखा? सकल लाभ पूंजी खाते में अंतरित करके लिख दिया। और चूंकि यहाँ पर संयुक्त रूप से हम बना रहे हैं, ये व्यापार खाता और लाभ हानि खाता, तो यहाँ पर जो राशि है किसी सकल लाभ की राशि को हम यहाँ पर क्या कर देंगे? ट्रांसफर कर देंगे। सकल लाभ 6,000 रुपये हो गया। अब हम लाभ हानि खाते में पहुँच चुके हैं। अब लाभ हानि खाते में कौन कौन से मदों को लिखना है? तो उस लाभ हानि खाते में इस पक्ष में जो है विकलन पक्ष में हम समस्त अप्रत्यक्ष व्ययों को लिखते हैं, इधर अप्रत्यक्ष आय को लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ पर जितने आय हैं उसको लिखते हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष की बात नहीं है। तो यहाँ पर देखिए बीमा व्यय को आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे प्रत्यक्ष व्यय लिखता है, लेकिन यहाँ पर अप्रत्यक्ष व्यय। जैसे बीमा में हमको 1300 रुपये दिया है, प्रश्न में कितना दिया है?
1300 रुपये। यहाँ पर देखिए बीमा में कितना दिया हुआ है, बीमा व्यय 1300 रुपये दिया हुआ है। 1300 रुपये में से प्रश्न में बोला है यहाँ पर कि बीमा व्यय में समायोजन में दिया हुआ है कि बीमा व्यय में 300 रुपये व्यापारी के स्वामी की जीवन बीमा पॉलिसी का है। ठीक, तो 1300 में एक 300 रुपये माइनस कर देंगे। तो हमने यहाँ पर कर दिया 1300 में 300 रुपये माइनस कर दिया, तो टोटल कितना आ गया 1000 रुपये, यहाँ पर हमने लिख दिया। ठीक है, उसके पश्चात वेतन, यहाँ पर हम एक एक करके बारी बारी से, ये जैसे व्यापार खाते में चले गए, व्यापार खाते फर्नीचर चिट्ठे में जाएगा, बीमा व्यय हमने लिख दिया, रोकड़ हस्ते चिट्ठे में जाएगा, मजदूरी तो व्यापार खाते में चला गया। अब आ गया वेतन, तो वेतन कितना दिया हुआ है 2000 रुपये दिया हुआ है, तो वेतन को लिख देंगे। फिर उसके बाद विज्ञापन दिया हुआ है कितना 800 रुपये, तो उसको लिखेंगे। ठीक है, फिर डूबत ऋण दिया हुआ है 200 रुपये, अशुद्ध ऋण 200 रुपये, उसको लिखेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने वेतन लिख दिया 2000, विज्ञापन लिख दिया 800, डूबत ऋण लिख दिया 200 रुपये। ठीक, अब आगे और है जो कि समायोजन से संबंधित है। यहाँ पर प्रश्न में चौथा नंबर का समायोजन को देखिए, पूंजी पर ब्याज 5% लगाना है, तो 30,000 का हमको 5% निकालना पड़ेगा। तो 30,000 गुणित 5/100 कर लीजिएगा, तो 30,000 गुणित 5/100 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1500 रुपया आ जाएगा। ठीक है, तो इस 1500 रुपये को जो है हमारा पूंजी पर ब्याज है, तो पूंजी पर ब्याज को हम लाभ हानि खाते में भी लिखेंगे और चिट्ठा में जो है पूंजी में जोड़ करके लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर यंत्र है, यंत्र पर भी 10% वार्षिक ह्रास लगाना है। तो मैंने पहले भी जिक्र किया है कि यंत्र हमारे यहाँ पर कितने का 800 रुपये का है, तो 800 का 10% निकालेंगे तो 800 रुपया होगा। 800 बोलता हूँ, 8000 का 10% कितना होगा 800। और साथ में इसको भी कैसे निकालेंगे, तो 8000 गुणित कर लीजिएगा 10/100, तो हमारा आ जाएगा 800 रुपये। और वही 800 रुपये हमारा क्या हो गया, इस यंत्र का ह्रास है। साथ में हमने एक और जो मशीन खरीदा है यहाँ पर जो कि दिया हुआ है 1 अक्टूबर 2001 को 2000 रुपये का, तो उस 2000 रुपये के मशीन पर भी तो ह्रास हमको लगाना पड़ेगा। तो उस ह्रास में हमको कैलकुलेशन करना है कि कितने दिनों का ह्रास लगाएंगे, क्योंकि मशीन तो 1 अक्टूबर से है, जबकि हम जो है व्यापार खाता लाभ हानि खाता जो चिट्ठा जो होता है वो जो है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है। ठीक है, तो हमने अक्टूबर में, तो अक्टूबर से हम काउंट करेंगे, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो कितने महीने हो गए 6 महीने। तो 2000 रुपये पर 6 महीने का ह्रास निकालेंगे, तो क्या करेंगे काउंटिंग में 2000 इंटू 2000 गुणित क्या हो जाएगा 10%, तो 10 गुणित, अब 6 महीने का निकालेंगे तो 6/100, जैसे 2000 गुणित 10/100 करते हैं, तो अब 6 महीने का है तो गुणित कर देंगे, ऊपर में 6 और नीचे में 12 का सीधा गुणा कर देंगे। ठीक है, नीचे में गुणित 12 लिख देंगे और ऊपर में 6 करके गुणा 6 कर देंगे और निकालेंगे तो हमारा 100 रुपया आ जाएगा। ठीक, तो 100 रुपया उसका और 800 रुपये इसका, तो टोटल कितना हो गया ह्रास 900 रुपये का। तो हमने यहाँ पर लिख दिया पूंजी पर ब्याज करके लिख दिया 1500 रुपये और कमीशन पर ह्रास कमीशन बोलता हूँ मशीन मतलब यंत्र पर ह्रास 800 प्लस 100 रुपया। ठीक है, ये 100 रुपये 2000 वाली मशीन पर और ये 800 रुपये 8000 रुपये की जो मशीन है यंत्र है उस पर, तो दोनों को मिला दिया तो कितना हो गया 900 रुपये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर इधर देखिए, इधर क्या है, तो इधर केवल कमीशन, इधर क्या कमीशन, तो कमीशन यहाँ पर से हम ले लिए, कमीशन कितना रुपया है 400 रुपया, तो ये कमीशन जो है हमने ले ली। अब इसमें ये कैसे पता चला कि ये कमीशन प्राप्त है कि देय है। कमीशन 2 प्रकार का हो सकता है, एक तो कमीशन होता है जो कि प्राप्त होता है, एक कमीशन होता है जो कि देय होता है। तो यहाँ पर जो मतलब पार्टीशन बना हुआ है, तो यहाँ पे समझिए एक प्रकार का ये विकलन पक्ष हो गया, एक समाकलन पक्ष हो गया, ऐसे है इसमें। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है, इसमें जितने भी मदें हैं देखिए वो समाकलन पक्ष की ओर ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। ठीक है, तो आपको बस ध्यान इसको रखना है कि ये कमीशन जो है उसको यहाँ पर DRCR नहीं लिखा है, तो हमको क्या करना है, ये CR मान के चलना है। ठीक, तो कमीशन हमारा क्या हो गया CR हो गया, कमीशन को हम क्या लिखे प्राप्त मान करके लिखे हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, उसके बाद कमीशन को हमने यहाँ पे लिख दिया।
अब यहाँ पर का जोड़ जो लगाए वो है 6400 रुपये का, और इधर का भी अगर हम योग कर रहे हैं तो आ रहा है 6400 रुपये। तो यहाँ पे ना तो शुद्ध लाभ है ना तो शुद्ध हानि, लेकिन हम यहाँ पर क्या लिख दिए, शुद्ध लाभ नील मतलब शून्य, यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा है, पूंजी खाते में अंतरित, ये ऐसा लिखना पड़ता है, इसलिए यहाँ पे लिख दिए। ठीक, तो ये हो गया व्यापार खाता और लाभ हानि खाता। आशा करता हूँ कि ये अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं चिट्ठे की ओर और चिट्ठे को समझते हैं। तो चिट्ठे में यहाँ पर देखिए हम लिखेंगे 31 मार्च 2001 को दायित्व राशि संपत्ति राशि। तो यहाँ पर हमने जैसा जिक्र किया था कि सबसे पहले पूंजी को लिख देंगे, और पूंजी में जो है क्या करेंगे, एक तो शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि होती है तो उसके हिसाब से हम शुद्ध लाभ है तो जोड़ेंगे और हानि है तो माइनस करेंगे। पूंजी पर ब्याज है तो उसको जोड़ेंगे, ठीक है, आहरण है तो उसको क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए पूंजी पर ब्याज जो कि 1500 रुपये हमने निकाला, तो 30,000 में 1500 रुपया क्या कर दिए, जोड़ दिया, क्योंकि पूंजी हमारा 30,000 है, 30,000 में 1500 रुपये जोड़ दिए तो हमारा हो गया 31,500। अब चूंकि शुद्ध लाभ हमारा क्या है, शून्य है, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो 31,500 और शून्य दोनों को मिलाएंगे तो कितना हो गया, 31,500 ही होगा। अब प्रश्न में दिया हुआ है आहरण, तो आहरण को क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे, क्योंकि आहरण हमेशा पूंजी में से माइनस किया जाता है। तो 31,500 में 1,000 रुपये को क्या कर दिए, माइनस कर दिए, तो हमारा आ गया यहाँ पे 3,500 रुपया। एक चीज़ और आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि समायोजन में जो प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पर कि बीमा पॉलिसी में बीमा व्यय में 300 रुपये व्यापार के स्वामी का जीवन बीमा पॉलिसी की किस्त के सम्मिलित है, मतलब ये जो व्यापार का जो स्वामी है उसका जीवन बीमा का स्वयं का किस्त है, व्यक्तिगत खर्चा है, निजी खर्चा है। तो निजी जब व्यापार से रकम निकाला जाता है तो उसको हम आहरण कहते हैं, समझ में आ रहा है। तो उसी प्रकार का ये भी राशि क्या हो गया, भले कम व्यापार के माध्यम से पेमेंट हुआ हो, लेकिन ये एक प्रकार का क्या है, ये आहरण ही है। तो उस व्यापारी के जो पूंजी है उसमें से उतनी राशि क्या कर दी जाएगी, माइनस कर दी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, उतनी राशि जो है फिर बीमा व्यय करके 300 रुपया हमने व्यक्तिगत करके लिख करके माइनस कर दिया। तो टोटल कितना हो गया, 30,200 रुपया हो गया। अब लेनदार, लेनदार में पहले हमने देखा 8,000 रुपये का क्या है, लेनदार है। लेनदार में हमारा कितना है, 8,000 रुपये। लेनदार मतलब ये है 8,000 रुपये का। उत्तमण जो लिखा है यही क्या है, क्रेडिटर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं, लेनदार। तो लेनदार हमारा 8,000 का है पहले का, और 2,000 रुपये का नया मशीन खरीदे वो भी उधारी में है, इसलिए ये भी लेनदार के अंतर्गत आएगा, क्योंकि उधार है मतलब हमसे पैसा सामने वाला लेगा, तो वो क्रेडिटर के ऊपर जा रहा है। तो इसको भी जोड़ देंगे तो 8 और 2 10,000। तो यहाँ पर हो गया 8 और 2 10,000, यहाँ पर 10,000 रुपया हमने लिख दिया। 2,000 मशीन का है इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, 8,000 पहले से था, 2,000 मशीन का जो उधारी लिया वो दोनों को मिला करके 10,000 हो गया। देय पत्र प्रश्न में दिया हुआ है 1,000, जिसको हमने जैसा तैसा लिख दिया। ऋण लिखा हुआ है 3,000, उसको लिख दिया। बैंक अधिविकास लिखा है 2,600, उसको लिख दिया। देखिए देय पत्र ये हो गया 1,000, बैंक ऋण हो गया 3,000 रुपये का, और अधिविकर्ष जो दिया हुआ है वो हो गया अधिविकर्ष को यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, तो आपको यहाँ पे जोड़ लेना। इस प्रश्न में नहीं दिया हुआ है, जबकि दूसरे बुक में ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, बैंक अधिविकर्ष करके यहाँ पर प्रश्न में लिख लेना है। तब जा कर के आपको चिट्ठे का जो योग है वो उसी के आधार पर आएगा। चिट्ठे का जो आंसर है वो उस अधिविकर्ष जब तक नहीं लिखेंगे तब तक नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अधिविकर्ष लिख दीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर ये लिखा तो है बैंक खाता, लेकिन बैंक खाता ये नहीं है, बैंक अधिविकर्ष का अंतर्गत है, इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर बैंक खाता जो लिखा है उसमें यहाँ पर क्या लिख दीजिएगा, अधिविकर्ष लिख दीजिएगा, क्योंकि ये समाकलन पक्ष में है। कौन से पक्ष में है, समाकलन। ये सारे जो मदे हैं समाकलन पक्ष के, जैसे पूंजी समाकलन, उत्तोलन समाकलन, विक्रय समाकलन, देय पत्र समाकलन, ऋण समाकलन, कमीशन समाकलन, बैंक अधिविकर्ष। बैंक खाता मतलब बैंक अधिविकर्ष समझना है आपको। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, समाकलन पक्ष का ही है। ये जो है आप चिट्ठे में जब लिखेंगे तो इसको आपको संपत्ति पक्ष में नहीं लिखना है, इसको विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि समाकलन पक्ष में लिखा है ये। हालांकि यहाँ पर लिखा कुछ नहीं है, लेकिन आपको इधर जो लिखा है उसको हमेशा समाकलन पक्ष का मानकर चलना है। ठीक है, क्योंकि मदे भी उसी प्रकार की दी हुई है। इधर केवल जो है
विकलांग पक्ष के जो मदे हैं उसको दिया है, या चिट्ठा संपत्ति पक्ष के मदे को दिया हुआ है। ठीक है, इसको विशेष ध्यान रखिएगा। तो ये अधिविकर्ष है 26 रुपये। ठीक है, इसको ये आपको ध्यान में रख करके चलना है। तो हमने यहाँ पर जो बनाया वो है बैंक अधिविकर्ष, कितना लिख दिया, 26 रुपये लिख दिया। ठीक, उसके पश्चात इधर जो संपत्ति पक्ष है उसमें देखिए, तो संपत्ति पक्ष में 3000 रुपये फर्नीचर का जैसा लिखा है, रोकड़ हस्त लिखा है 4000, उसको लिख दिए। यंत्र 8000 रुपये का है, यंत्र हमारा दिया हुआ कितना का है, 8000 का, और नया जो मशीन खरीदे वो कितने का, 2000 का, तो दोनों को मिला दिए तो कितना हो गया, 10,000 रुपये का हो गया। ठीक है, ये समायोजन में दिया हुआ है 2000 वाले का। फिर उसके बाद हरास निकालेंगे, तो एक का जो है 800 और सेकंड का 100 रुपये, तो सेकंड का 100 और एक का 800, तो दोनों को मिलाए तो 900 रुपये हो गए। तो 10,000 में 900 माइनस कर दिए तो कितना बच गया, 91 रुपये बच गया, 9,100 रुपये। ठीक है, उसके पश्चात इधर देखिए नीचे में देनदार मतलब अधमर्ण जिसको बोले, वो कितना का है, 10,200, तो उसको जैसा का तैसा उतार दिए। भवन है 12,500 का। अंतिम स्कंद प्रश्न समायोजन से लिए 8,000 रुपये का। तो इन सबको लिख दिए यहाँ पर जैसा का तैसा। हम यहाँ पे समायोजन किस में किए हैं, यंत्र में किए हैं, क्योंकि नया मशीन खरीदे हैं उसका, और ह्रास का समायोजन किए हैं। ठीक, उसी प्रकार पूंजी में हुआ, पूंजी पर ब्याज को जोड़ना है, शुद्ध लाभ को जोड़ना है, आहरण है तो क्या करना है, घटाना है, और अपना व्यक्तिगत कोई खर्च हो गया है शामिल तो उसको भी क्या करना है, माइनस करना है पूंजी में से। ठीक है, और ये हो गया लेनदार में 2 प्रकार के हो गए, एक तो 8,000 और एक मशीन जो उधारी में खरीदे बाद में उसका भी जोड़ दिए, तो दोनों का लिख दिए। तो इस प्रकार से दोनों को लिखने के पश्चात हम क्या करेंगे, इन सब का योग लगा लेंगे। तो योग लगाएंगे तो हमारा योग जो हो रहा है वो 46,800 रुपये का हो रहा है, और इधर का जो योग है वो भी 46,800 रुपये का हो रहा है। ठीक है, तो आपको इसको ध्यान देना है। क्लियर, ठीक है, समझ में आ गया होगा, सारा चीज़ इसमें क्लियर है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि एक क्वेश्चन को बताने के लिए भी लगभग देखिए 26 से 27 मिनट का समय लग रहा है। तो एक एक वीडियो में हमारा जो है एक एक क्वेश्चन अभी कंप्लीट होते जा रहा है, लेकिन आप ध्यान से समझिएगा तो सारा जो है डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे बने रहिए। क्वेश्चन जो है एकदम कठिन क्वेश्चन आपको परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। ये जो एकाकी व्यापार के अंतिम खातों का निर्माण है, तो उसमें अगर क्वेश्चन पूछा भी जाएगा तो समायोजन के जो क्वेश्चन रहेंगे वो सामान्य रहेंगे, आपको ज़्यादा भ्रमित करने वाले क्वेश्चन नहीं होंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी इतना बड़ा है, इसको बनाने में भी थोड़ा समय लगेगा आपको। तो ऐसे क्वेश्चन नहीं देंगे जिसमें आप उलझ जाएं। क्वेश्चन ऐसा रहेगा जिसमें आप सरलता से बना सकें, क्योंकि समय की भी कमी रहती है वहाँ पर, और जो छांटने वाला है वो भी देख करके देता है क्वेश्चन को, क्वेश्चन की प्रकृति के हिसाब से। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो अपने जितने भी दोस्त यार हैं जो कॉमर्स में हैं या कॉमर्स लेने वाले हैं कक्षा 11वीं में, तो उन तक जो है वीडियो को अवश्य पहुंचाइएगा, ताकि उनको उनका भी जो है भला हो सके, वे भी घर बैठे जो है पढ़ाई कर सकें। अपने स्कूल में तो आप पढ़ते ही हैं, साथ में आप घर बैठे तैयारी भी कर सकते हैं मेरे इस चैनल के माध्यम से। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।